मंगल जमीन का, कृषि का कारक है। ऐसे में आने वाला साल जो 2026 होगा, देखिए 2026 की अगर हम भविष्यवाणी को अगर करें उससे पहले हमें 2018 को कनेक्ट करना पड़ेगा। उपज भी बेहतर रहेगी तो उसके भाव भी सही रहेंगे, तो इसलिए 2026 का साल निर्णायक रहने वाला है। परिणामों के लिए जाना जाएगा। अब यहाँ नई घटनाएं पैदा नहीं होंगी, बल्कि जो घटनाएं वर्तमान में चल रही हैं उसके स्थायी परिणाम हमारे आंखों के सामने होंगे। ये बात नहीं कि 2026 में कल्कि आएंगे। जी, कल्कि का परिचय दुनिया के सामने 2026 में होगा, ये बात निश्चित है। मैं आपको महीना, तारीख, समय भी बता सकता हूं, लेकिन वर्तमान में जो कली का प्रभाव है पूरी दुनिया पर है। कली ने हमारी पूरी सोच पर अपना आधिपत्य जमाया हुआ है। तो एक एआई मॉडल अगर खड़ा होता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी ताकत चाहिए, पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कि राजस्थान के अंदर आने वाले समय के अंदर इतना क्रूड ऑयल निकलेगा कि वो पूरे हिंदुस्तान को मालामाल कर सकता है। नमस्कार। दिसंबर 2025 के महीने में अभी हम हैं। आने वाला 2026 नया साल होगा। हमने भी नई कल्पनाएं की होंगी, नए सपने संजोए होंगे और मन में यह प्रश्न भी होगा कि 2026 कैसा होगा, 2026 में क्या उठापटक होगी, वैश्विक परिदृश्य क्या होगा, क्या इसी तरह से युद्ध जो अभी चल रहे हैं, एक दूसरे देश आपस में लड़ रहे हैं, यह चलेगा, यह इसके अलावा आर्थिक संकट भी आएगा। दूसरा, आम जन इससे कितना प्रभावित होगा, ग्रहों की क्या चाल रहेगी, सभी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। उसके लिए हमारे साथ हैं ज्योतिष के प्रकांड विद्वान कहें या सनातन ऋषि मनोज गुप्ता जी। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका भी, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे इस कार्यक्रम में इनवाइट किया। एक छोटी सी बात हम आपसे जानना चाहते हैं जी। 2025 तो समाप्ति की ओर है और हमने देखा है आपके YouTube चैनल के ऊपर भी, और काफ़ी भविष्यवाणियाँ आपकी बहुत सटीक रहती हैं, चाहे वो अध्यात्म को लेके हो, वैश्विक परिदृश्य में हो, आर्थिक परिदृश्य में हो, छात्रों को लेके हो, AI टेक्नोलॉजी हो, जो भी आने वाली टेक्नोलॉजी है भविष्य की वो हो, या कृषि को लेके हो, बाज़ार में क्या उठापटक रहेगी, सभी को लेकर के। लेकिन सबसे पहले 2026 सारांश रूप में कैसा रहने वाला है? देखिए 2026 की अगर हम भविष्यवाणी को अगर करें उससे पहले हमें 2018 को कनेक्ट करना पड़ेगा। जी। 2026 में जो कुछ भी घटित हो रहा है आने वाले समय के अंदर, उसका सूत्र हमें 2018 से मिलता है। 2026 का साल एक तरह से फाइनल स्कोर हमारे सामने लेकर आने वाला है। अच्छा, जो मैच हो चुका है, उसका फाइनल स्कोर हमारे सामने आने वाला है। आप ये कह सकते हैं जैसे कि लास्ट ओवर में आपको इतने रन चाहिए 6 बॉलों पर बनाने के लिए आपको। जी। ये ठीक 2026 का साल उसी तरह का रहने वाला है। परिणाम का साल रहेगा और निस्संदेह 2026 के साल के अंदर जो कुछ घटित होगा वो निर्णायक होगा। यूक्रेन रशिया अब लंबा नहीं चलने वाला है, 2027 नहीं देखेगा वो। अच्छा, 26 में हो जाएगा। जी, 2026 में निर्णायक लड़ाई पूरी हो चुकी होगी। भारत पाकिस्तान एक निर्णायक स्थिति में आ चुके होंगे 2026 में। अमेरिका की स्थिति, चाइना की स्थिति, यानी वैश्विक स्तर पर जितनी भी परिस्थितियां हैं ये एक निर्णायक मोड़ पर आ चुकी होंगी 2026 में। किसी भी सूरत में 2027 के अंदर ट्रांसफर नहीं होंगी। जी। आर या पार की लड़ाई 2026 में हो चुकी होगी, ये बात निश्चित है, क्योंकि ये कार्य 2018 से शुरू हुआ है। 2018 से शनि का जो टेन्योर शुरू हुआ था और उसने जो काम करना था उसने ठीक उसी तरह से काम किया है। और अब जबकि वो बृहस्पति की राशि में है, मीन राशि में है, तो इस समय धर्म स्थापना का कार्य वो अंतिम चरण में है। तो इसलिए 2026 का साल निर्णायक रहने वाला है। परिणामों के लिए जाना जाएगा। अब यहाँ नई घटनाएं पैदा नहीं होंगी, बल्कि जो घटनाएं वर्तमान में चल रही हैं उसके स्थायी परिणाम हमारे आंखों के सामने होंगे, ये बात निश्चित है। आपने कहा भी शनि मीन में है, लेकिन 26 में तो वो कुंभ में रहेंगे। नहीं, मार्च 2025 से शनि ने जब से राशि परिवर्तन किया है तब से वो लगभग 2.5 साल यही रहेंगे। बीच में वो वक्री होते हैं, उसमें अगर कोई राशि परिवर्तन होता है एक अलग विषय है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है 2026 के साल के अंदर अगर हम देखेंगे तो 2026 का साल
यूँ तो हमारा जनवरी से शुरू हो जाएगा, लेकिन विक्रम संवत की जब हम बात करते हैं तो वो हमारा 19 मार्च से शुरू होगा। जी। तो विक्रम संवत 2083 जो 19 मार्च से शुरू होगा, उसके राजा बृहस्पति हैं अच्छा। और मंत्री मंगल हैं। बृहस्पति ज्ञान का कारक है, मंगल जमीन का, कृषि का कारक है। ऐसे में आने वाला साल जो 2026 होगा, उस सनातन के लिए, ज्ञान के लिए, धर्म के लिए, भूमि जमीन के लिए, कृषि के लिए ये बहुत उन्नत रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। तो इस समय पर आने वाला 2026 का साल सही मायने में हम ये कह सकते हैं कि गरीब किसान के पक्ष में रहने वाला साल होगा। इस समय पर खाद्यान्न को लेकर के अगर हम परिस्थिति की बात करेंगे तो सबसे बेहतर परिणाम कृषि के रहेंगे, उपज भी बेहतर रहेगी तो उसके भाव भी सही रहेंगे, और कुल मिलाकर अगर हमें बात कहें कि 2026 के साल में खुशहाल जो रहेगा वो किसान जरूर रहेगा। क्योंकि हम 2025 में देखें कि खरीफ में भी जब फसल पक गई थी तो बारिश से समाप्त हो गई, जी। और जब बुआई की बारी आई थी तो कई बार बुआई होने के बाद भी जी। अभी मतलब उसके घर पे दाना आया नहीं है। तो जी। 25 में जितना मतलब उसको नुकसान हुआ है मतलब आर्थिक रूप से, वो हम देखें तो काफ़ी हुआ है। काफ़ी हुआ है, और 2026 में इसकी पूर्ति जरूर होगी। लेकिन 2026 का साल जो है उसका जो संवत्सर है वो रौद्र संवत्सर है, यानी कि एक प्रचंड वेग के साथ परिवर्तन को इस धरती पर लागू करने का वर्ष 2026 जरूर देखा जाएगा। इसीलिए परिणामों का साल है तो हमें परिणामों का इंतज़ार तो करना पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि अब जो भी समस्याएं विश्व की हैं वो बहुत लंबे समय तक चलने वाली नहीं हैं। इनके स्थायी परिणाम अगले एक वर्ष में हमारे सामने जरूर आने वाले हैं। ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि 2026 का जो साल है वो सूर्य का भी साल है। देखिए, सूर्य जो राजा है उसकी अगर हम बात करते हैं तो अभी मार्च तक का जो समय है उसके राजा तो सूर्य ही रहेंगे। नहीं, अंक के हिसाब से भी 2026 का एक अंक हो रहा है, तो उस हिसाब से हाँ, भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर आप न्यूमरोलॉजी के देखेंगे तो हिसाब से। एक का अंक है। लेकिन एक बात हम समझते हैं, अंक ज्योतिष जो है वो ज्योतिष का ही पार्ट है, जी। लेकिन इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि अंक ज्योतिष का रोल ज्योतिष से बढ़कर नहीं हो सकता। तो इस साल का राजा मंत्री उसका मूलांक है वो उसके बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले बात आती है कि जो परिवर्तन 2018 से एप्लीकेबल हो रहा है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है तो साल में कई परीक्षाएं देता है, लेकिन हाफ ईयरली और ईयरली वो छोटी परीक्षाएं नहीं होती है। इसी तरह से 2026 का जो साल है वो 2018 से जो एग्ज़ाम हो रहे हैं प्रकृति के द्वारा, ये उसका फाइनल है। तो फाइनल को आप लाइटली नहीं ले सकते। जैसे गुरु अतिचारी आपने बताया, अभी गुरु का बताया साल है ये जी। और अभी गुरु अतिचारी भी है। जी, तो गुरु अतिचारी इसका भी कुछ दुष्परिणाम आएगा। जी, गुरु अतिचारी है, 2032 तक रहेंगे। और गुरु के अतिचारी होने का परिणाम ये होता है कि धर्म स्थापना का कार्य बहुत तेज गति से होगा। तो अधर्म के रास्ते पर जो लोग चलने वाले हैं, धर्म का व्यापार करने वाले जो लोग हैं, पाखंड के रास्ते पर जो चलने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पर जो गुमराह कर रहे हैं, कट्टरपंथी विचारधारा जो है, इन सब का खात्मा होगा। ये महत्वपूर्ण बात है कि जो धर्म के नाम पे अपनी दुकान चला रहे हैं, ये निश्चित तौर पर होगा। आप देखिए, शनि मीन राशि के अंदर है, शनि का कार्य है धर्म स्थापना का। बृहस्पति अतिचारी है, उन्हें भी जल्दी है, वो भी चाहते हैं कि धर्म स्थापना का कार्य हो। और सेना की कमान किसके पास है? मंगल के पास है। हाँ, सेनापति हैं वो, सेनापति है। तो सेना तैयार है, धर्म तैयार है, न्यायाधीश तैयार है, तो फिर उस कार्य को रोकेगा फिर कौन? तो परिणाम आना ही है। परिणाम आना ही है। तो निस्संदेह 2026 के अंदर परिणाम आएंगे। और जो परिवर्तन, जिस परिवर्तन की बात हम कर रहे हैं, इसके बारे में हम सुनते आ रहे हैं 500 साल से, जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, चाहे वो कल के अवतार कहे, इमाम मेहदी कहे, उनके प्राकट्य का साल भी 2026 रहेगा। हाँ, मैंने आपके एक पॉडकास्ट में सुना था जब आपने एक घोषणा भी की हुई है कि 2026 में कल्कि आएंगे। जी, कल्कि का परिचय दुनिया के सामने 2026 में होगा, ये बात निश्चित है। मैं आपको महीना, तारीख, समय भी बता सकता हूँ, लेकिन अभी सिर्फ इतना बताता हूँ कि अभी साल 2026, क्योंकि समय से पहले क्लाइमेक्स को ओपन कर देना भी ठीक नहीं है। तो 2026 में लेकिन दुनिया इस बात को जान जाएगी कल्कि कौन है, उनकी विचारधारा क्या है, दुनिया किस रास्ते पर जाने वाली है, दुनिया में जो परिवर्तन लागू होगा वो किस तरह से होगा, आने वाला समय कैसा है,
धर्म युग के बारे में जो बात मैंने कही थी 30 मार्च 2025 के लिए, जी। उस पर मोहर लग जाएगी 2026 के अंदर। अच्छा, कल की जो है अवतार, वो अपने पूर्व के जो अवतार हुए हैं भगवान के वैसे ही होगा या अलग होगा? 2026 में जो हम कल्कि की बात कर रहे हैं, उनके प्राकट्य की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर बताता हूँ। कल्कि जो अवतार हैं वो अब तक के जितने भी अवतार हुए हैं उनसे सबसे अलग हैं, और इनके बाद, कल के अवतार के बाद इस दुनिया में किसी और अवतार के आने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इसको थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं। सतयुग के अंदर जो अवतार हुए वो हिरण्यकश्यप के वध के लिए हुए, नरसिंह अवतार आया, वो क्षणिक अवतार थे। उस समय समस्या केवल प्रहलाद की थी और किसी की समस्या नहीं थी। त्रेता युग के अंदर भगवान राम आए, समस्या पूरे संसार की नहीं थी। राम ने रावण का वध किया, विभीषण को राज्य दे दिया, कार्य पूर्ण हो गया। द्वापर युग के अंदर समस्या दो कुलों की थी, परिवार का झगड़ा था, समाज का झगड़ा था। ऐसे में ये भी पूरे दुनिया की समस्या नहीं थी, लेकिन वर्तमान में जो कली का प्रभाव है पूरी दुनिया पर है। हाँ। कली ने हमारी पूरी सोच पर अपना आधिपत्य जमाया हुआ है। ऐसे में पूरी दुनिया के लिए अगर कोई समाधान लेकर आ रहे हैं तो ये कोई साधारण सा कार्य तो नहीं है। और इतना बड़ा कार्य अगर कोई कर रहे हैं और आज के वर्तमान युग के अंदर कर रहे हैं, तो आप बताइए, कोई अगर उन पर विश्वास करेगा तो किस आधार पर करेगा? क्या वो केवल कथा कहानियाँ बता देंगे, उस पर दुनिया विश्वास कर लेगी? आज इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, हम एआई के ज़माने में जी रहे हैं। तो ऐसे में अगर कोई अपनी बात रखेंगे दुनिया के सामने, तो सोचिए उनके ज्ञान का स्तर क्या होगा। उनके जो लॉजिक्स हैं उनको कौन ब्रेक कर पाएगा? हाँ, उसकी स्वीकार्यता भी हो। उसकी स्वीकार्यता उतनी ही बड़ी होगी। तो इतनी बड़ी स्वीकार्यता के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कोई साधारण घटना नहीं हो सकती। एक जनरल ये चर्चा हम सुनते आ रहे हैं काफ़ी समय से, और अभी ज़्यादा उसका हो गया है कि आने वाले समय में जो पूरा जितने इस पृथ्वी लोक पे है, चाहे विदेश में कहें या अपन देश में कहें, करीब 70 या 75% जो जनसंख्या है वो समाप्त हो जाएगी। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा। मैं बहुत स्पष्ट तौर पर ये बात कहता हूँ, ऐसा नहीं होगा। प्रलय का मतलब बहुत सारे लोग निकालते हैं कि दुनिया समाप्त हो जाएगी। ऐसा पहले भी कभी नहीं हुआ। आप देखिए, द्वारिका समुद्र में समा गई। आज द्वारिका के अवशेष हमें समुद्र के भीतर मिलते हैं, लेकिन महाभारत के काल में तो ऐसा नहीं हुआ था। यानी द्वारिका समुद्र में समाई तो बहुत बाद में समाई। यानी प्रलय की जो आहट होती है वो युग परिवर्तन के अंदर नहीं होती है, ये प्रकृति का संतुलन होता है जो समय समय पर होता आया है। उसमें अभी समय बाकी है, वो प्रकृति अपना संतुलन बनाती है, वो प्रक्रिया चल रही है, वो बहुत धीरे प्रक्रिया है, वो भी होगी। उसके संदर्भ में मैं कुछ भविष्यवाणी आपके इस चैनल पर जरूर करना चाहूँगा। जी। हमारी पृथ्वी का पोल शिफ्ट हुआ है। जितना भी आप गल्फ की तरफ क्रूड ऑयल देख रहे हैं ज़मीन के अंदर, वो सारा का सारा इंटरनल शिफ्ट होकर के हमारे राजस्थान की तरफ आ चुका है। यानी कि राजस्थान के अंदर आने वाले समय के अंदर इतना क्रूड ऑयल निकलेगा कि वो पूरे हिंदुस्तान को मालामाल कर सकता है। अच्छा, अपने राजस्थान में? जी जी, राजस्थान में। राजस्थान की सीमा समुद्र से लगती हुई होंगी। ये जो परिवर्तन है ये होंगे, ये भौगोलिक स्तर पर होंगे और ये आरंभ हो चुके हैं। आप देखिए, राजस्थान के भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पहले बारिश नहीं होती थी, लेकिन अब बारिश हो रही है। और ऐसे इलाके जहाँ बारिश खूब होती थी, बाढ़ आती थी, वहाँ बारिश का अभाव है। तो पोल शिफ्टिंग हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये परिवर्तन अपनी जगह चलेगा, लेकिन उससे पहले जो परिवर्तन हो रहा है वो हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारी मान्यताओं में होने जा रहा है। सच्चाई दुनिया के सामने आ रही है। वास्तविकता क्या है, हमें किस रास्ते पर होना चाहिए, हम किस रास्ते पर हैं, और ये इतना साइंटिफिक होगा ये परिवर्तन कि जिसे ना मानने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अच्छा, ये जो आप प्रकृति अपना संकेत देने शुरू कर दिया है, मतलब जी, अपन जो कहें कि जो क्रूड का आप बता रहे हैं कि वो शिफ्ट होकर के राजस्थान की तरफ आ गए हैं, बाड़मेर में अपन रिफाइनरी भी देख रहे हैं, और क्या परिवर्तन होने वाले हैं ऐसे?
2026 की बात करेंगे तो हमने उसके परिवर्तन को तो देख लिया, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में परिवर्तन होने वाले हैं, जो प्राकृतिक तौर पर होने वाले हैं, उसमें कई एरिया जलमग्न होंगे, पहाड़ों के टूटने, ग्लेशियर का पिघलना एक आम घटनाएं होंगी। और उसके अलावा मैंने अपने एक चैनल पर एक बात और कही थी कि इस समय वायु तत्व के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से एयर फ्रिक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। और जिसका कारण ये है कि एयर फ्रिक्वेंसी अगर डिस्टर्ब होगी तो आपके जितने भी संचार माध्यम हैं या इस पर जितनी भी टेक्नोलॉजी डिपेंड करती है, वहाँ पर आपको कुछ परेशानियाँ आती हुई दिखाई देंगी। मतलब ये जो एयर जी, ट्रैफिक है, जी, जी, जी। जितने भी अपने तो मोबाइल के नेटवर्क है, जी, वहाँ भी मतलब कि वहाँ भी दिक्कत- जाम मिलने वाला है। वहाँ भी दिक्कत आएगी। आप देखिए कि जो हमारी फ्लाइट्स हैं, हम्म, हमारे प्लेन्स की लैंडिंग है, उसमें बहुत दिक्कत आ रही है। यानी अचानक से प्लेन का उनकी टेक्नोलॉजी के अंदर एक फेलियर का आना, ये सब कुछ हम देख रहे हैं। उसके अलावा हमारे मोबाइल नेटवर्क कॉल ड्रॉप की इतनी प्रॉब्लम है। उसके अलावा हमने जो 5G नेटवर्क बनाया है, इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे परिणाम हैं जो हमें इस समय देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा AI के ऊपर जो हम डिपेंड हैं, उसमें भी हमने एक बहुत बड़ा ऐसा नेटवर्क खड़ा कर लिया है जो हमारे लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौती खड़ी करने वाला है। और देखिए, तरक्की यदि मानवता के विनाश के स्तर पर हो तो उस तरक्की को कभी भी स्वीकार नहीं हाँ, करना वो तरक्की चाहिए। नहीं है वो तरक्की नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज एक AI के जो हमारे उनके AI के एजेंट्स होते हैं, अच्छा AI एजेंट्स होते हैं जो काम करते हैं, AI नेटवर्क पर काम करते हैं। आप देखिए, एक AI को 1 घंटे के लिए उसके उस सिस्टम को जितनी पावर चाहिए, उतनी पावर में हम कई हजार लोगों के पूरे साल भर की बिजली को वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तब सोचिए, इतना बड़ा अगर अच्छा, इतनी पावर उसको इतनी चाहिए, पावर उसको चाहिए एक AI के एजेंट जी को। जी जी जी। तो एक AI मॉडल अगर खड़ा होता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी ताकत चाहिए, पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और सरकारें ये बात जानती हैं, लेकिन अगर इसका दूसरा रूप देखें तो आपने अचानक से देखा होगा कि सरकार सोलर प्लांट पर बहुत ज़्यादा फोकस हो गई है। घरों में आप सोलर लाइट लगाइए, सोलर पैनल लगाइए, आपको सब्सिडी मिलेगी। तो ये पहले क्यों नहीं थी? पहले इसलिए नहीं दी क्योंकि जितने हमारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है जो रेगुलर बेसिस पे चाहिए, वो हमारे पास है, लेकिन उसको हमें AI के लिए यूज़ करना है। तो एक आम जनता को, तो उसके लिए हमने सोलर पैनल लगाना शुरू कर दिया ताकि जनता की डिमांड सोलर से हो जाए और जितने भी हमारे न्यूक्लियर प्लांट हैं या जो भी प्लांट हैं, उनसे जो हमें एनर्जी मिले, उससे हम AI के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो हम ले लें। बिटकॉइन माइनिंग है, उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। तो हमारी तरक्की हमें उस दोराहे पर ले जा रही है जहां हम मानवता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे। अच्छा, एक चीज़ है गुप्ता जी, हम जानना ये चाहते हैं आपसे कि 2026 है, वो बारिश के हिसाब से कैसा रहने वाला है? 2026 का समय जो है बारिश के लिए वो अच्छा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि कुछ एरिया जहां पर बारिश कम हुई है, ये साइकिल रिपीट होगा। यानी जहां पर बारिश कम हो रही है वहां लगातार कम होती जाएगी। जहां बारिश सामान्य है और सामान्य से बेहतर है, वहां इस साल भी 2026 में भी बारिश बढ़िया रहेगी। खाद्यान्न के भाव अच्छे रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमको ज़रूर समझनी है, प्राकृतिक आपदाएं वो भी हमें देखने को जरूर मिलेगी 2026 में? 2026 में। ऐसा नहीं कि प्राकृतिक आपदाएं नहीं जैसे आएंगी। किस तरह की प्राकृतिक आपदाएं जी, होंगी? प्राकृतिक आपदाओं के अंदर भूस्खलन का होना, ग्लेशियर का पिघलना, अर्थक्वेक का आना, ये सब कुछ होगा। ये इसलिए भी होगा क्योंकि जो पोल शिफ्टिंग है उसकी वजह से हमारे धरती के भीतर भी, गर्भ में भी हलचल बहुत है। बड़े हलचल होती है। और आपने देखा होगा कि एक अभी हमारा ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है जो करीबन कई हजार सालों के बाद सक्रिय हुआ है। तो ये घटना हमें बताती है कि धरती के गर्भ में बहुत बड़ी हलचल पैदा हो चुकी है। ये तो हम भौगोलिक स्तर पर बात कर रहे ये हैं। धरती के गर्भ में जो हलचल हो रही है, इससे किसी देश के ऊपर भी संकट आएगा? डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा, इसमें कहीं कोई दो राय है नहीं। मतलब कोई समुद्र के आसपास वाले ही देश होंगे? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने प्रिडिक्ट तो किया है, लेकिन कहना हम इसलिए उचित नहीं समझते कि लोगों के मन में एक भय व्याप्त हो जाता है। लेकिन जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं अपने तरीके से जब आती हैं तो बहुत सारे देशों के नामो निशान मिट जाया करते हैं। और प्रमाण हमारे सामने है
द्वारिका हमारे सामने प्रमाण है। हाँ। कभी भगवान श्री कृष्ण की वो राजधानी रही है राजधानी थी, हाँ। और आज वो समुद्र के भीतर समाई हुई है। और भविष्य मालिका के अंदर उड़ीसा का जो तट है उसके डूबने की भविष्यवाणी तो है ही, वो पहले से ही है। तो ऐसे में अगर ये भविष्यवाणियां हैं तो इनके घटित होने का जो समय है वो चल रहा है। अच्छा। और ये सब कुछ होगा। और ऐसे में जो परिवर्तन है इसे हमें 3 स्तर पर देखना होगा। जैसे आपको ध्यान होगा, अभी हम जब पहले चर्चा कर रहे थे तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि कृषि ऋषि और राज ऋषि। तो निस्संदेह 2026 के बाद 2027 के आगे जो प्रक्रियाएं चलेंगी उसमें 3 स्तर पर काम जरूर होगा। कृषि के लेवल पर काम होगा, क्योंकि हम चाहे जितनी मर्जी तरक्की कर ले लेकिन इंसान को पेट भरने के लिए तो भोजन चाहिए। हाँ, ये फाउंडेशन वो नींव है ये। टेक्नोलॉजी के भरोसे नहीं कर नहीं, सकता। फैक्ट्री में पैदा नहीं होता अनाज। फैक्ट्री में अनाज पैदा नहीं हो सकता। हाँ। आप प्रोसेस कर सकते हैं लेकिन पैदा तो आपको पैदा खेत में ही होगा। खेत में ही होगा। तो एक तो वो हमें, तो उस पर बहुत बड़ा काम होना है। उसके अलावा ऋषि परंपरा, तो ऋषि परंपरा की आज हमारे समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऋषि वो होते हैं जो रिसर्चर होते हैं, अनुसंधान करते हैं। आज का जो हमारा अनुसंधान है, जो वैज्ञानिक जो हमारे कर रहे हैं, ये भौतिक स्तर पर है। और ऋषियों का जो अनुसंधान होता है वो ऊर्जाओं के लेवल पर होता है कि आखिर ये चीज़ें काम कर रही है तो कैसे कर रही है। जैसे विज्ञान हमें ये तो बताता है कि पानी का सोर्स क्या है, H2O, लेकिन हाइड्रोजन कैसे बना, ऑक्सीजन इस ब्रह्मांड में कैसे आया, ये कैसे बना, इसका विज्ञान कभी भौतिक स्तर पर हम नहीं समझ सकते। इसको समझने के लिए हमें ऊर्जाओं के लेवल पर जाना पड़ेगा। और ऊर्जाओं के लेवल पर जब हम जाएंगे तो हमें पता लगेगा इस ब्रह्मांड का प्रत्येक कण आखिर आकार लेता है तो कैसे लेता है। तो इस विज्ञान की हमें जरूरत है। और तीसरी जो बात हमने कही थी, राज ऋषि, यानी कि एक ऐसा राजनीतिक परिवर्तन इस दुनिया में अब आवश्यक है जो केवल और केवल मानवता के लिए काम करे, ना कि व्यापार के लिए काम करे। मुझे बात कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि आज पूरी दुनिया के अंदर जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, नेता हैं, वो कॉरपोरेट के लिए काम कर रहे हैं, इकोनॉमी के लिए काम कर रहे हैं। मानवता के लिए पूरी दुनिया में एक भी पार्टी, एक भी नेता आज की डेट में काम नहीं कर रहे हैं। तो 2026 में कुछ देखने को मिलेगा ऐसा? 2026 का साल इन चीज़ों के लिए भी निर्णायक होगा। 2026 के विनाश के बाद में हम इस बात को सोचने पर मजबूर जरूर होंगे कि आखिर हमने इस तरक्की के बाद आखिर पाया तो क्या पाया। हम अगर AI बना लेंगे, क्या उससे मानवता का स्तर सुधर जाएगा? क्या एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी? आप गूगल बहुत फास्ट कर लेंगे, लेकिन हमारी सोच को कैसे बदलेंगे? हमारी सोच जो विकृत हो रही है उसको कैसे बदलेंगे? हमारे घरों में जो शांति हमें चाहिए, सुकून चाहिए, वो कैसे आएगा? क्या वो टेक्नोलॉजी से आएगा? हमारे बच्चों में संस्कार कहाँ से आएंगे? क्या वो टेक्नोलॉजी से आएंगे? तो जो चीज़ें हमारे लिए बेसिक हैं, ज़रूरी हैं, जिसके बिना हमारी ज़िंदगी बेकार है। आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हो और आपके पास बात करने के लिए परिवार का कोई सदस्य न हो, तो आप उस रुपए का करेंगे क्या? आपके पास बहुत बड़ा महल है, लेकिन आपकी संतान आपके पास नहीं है बात करने के लिए, आप उस महल का क्या करेंगे? अगर आपके बच्चे आपकी कद्र नहीं कर रहे, बुढ़ापे में आज आप वृद्ध आश्रम में हैं, तो आप बताइए आप उन संस्कारों को कैसे अपने बच्चों में रोपित करेंगे? 2026 इसके लिए निर्णायक होगा। निर्णायक होगा। 2026 का साल हर हाल के अंदर हमें इन चीज़ों को सोचने पर मजबूर करेगा, ये बात सही है। और इसीलिए मैंने कहा कि कल्कि का उदय इन सब बातों को हमारे सामने रखेगा, ना सिर्फ सामने रखेगा, उसका समाधान देगा, और ऐसा समाधान जो हम सबके लिए बेहतर। अच्छा, एक यह तो संकेत दे दीजिए कि जो कल्कि का उदय होगा वो किस राज्य से होगा? कल्कि का उदय राजस्थान से होगा। राजस्थान से? ये बात निश्चित है जी। कल्कि का उदय राजस्थान से होगा, जिसके संदर्भ में भविष्य मालिका में भी कहा गया है। और एक बात और मैं बता देता हूँ, कल्कि का जो लग्न होगा वो कर्क लग्न होगा। अच्छा, कर्क लगन होगा जी। कल्कि कर्क लगन के व्यक्ति होंगे, जो भी होंगे कर्क लगन के व्यक्ति होंगे, राजस्थान से उनका उदय होगा। ये 2 बात निश्चित है। और कब होगा, कैसे होगा, ये तो हम भी मैं भविष्य में धीरे आपसे बताऊंगा, जानते रहेंगे। लेकिन हाँ, ये बात निश्चित है कि राजस्थान से होगा। वो कौन होंगे ये भविष्य बताएगा। तो ये जो कल्कि धाम है संभल में, मैंने कहा ना कि देखिए, व्यावसायिक दृष्टिकोण हर जगह है, वो शिक्षा में भी है, वो धर्म में भी है।
आप मुझे बताइए, जो कल की इस धरा पर धर्म की स्थापना के लिए आ रहे हैं, क्या वो मंदिर में बैठकर अपनी आरती करवाएंगे? नहीं नहीं। नहीं करवाएंगे। तो जो कल की धाम में मंदिर बना करके बैठे हैं, कल की धाम में कथाएं हो रही हैं, हम वही बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं जो हम पहले से करते आ रहे हैं। मानवता की हमें ज़रूरत है, इंसानों के बीच में उस सत्य को रखने की ज़रूरत है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाए, हमें इंसान बनाए। और इसीलिए तो हमारे ऋषियों ने कहा मनुर्भवो, कि मनुष्य भव। लेकिन हम उस सोच से बहुत दूर निकल चुके हैं। तो उस सोच का दोबारा इस धरती पर कायम होना जरूरी है, और ऐसा होता ही होता है। क्योंकि अब तो हम देख रहे हैं, जहाँ भी देखें कि अर्थ का प्रभाव सब जगह बढ़ गया है। और कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि जितनी गृहस्थियों में लालसा नहीं है पैसे की, उतनी आज मतलब कि मठ मंदिरों में कथाकारों में ज़्यादा हो गई है। देखिए, धन की आवश्यकता कोई गलत बात नहीं है। धन के बिना तो कोई काम नहीं होगा, ये बात तो निश्चित है। अगर हस्तिनापुर से अलग होकर के इंद्रप्रस्थ अगर पांडवों ने बसाया तो वहाँ भी अर्थ की जरूरत हुई। भगवान राम ने अगर अपनी वानर सेना बनाई तो वहाँ भी अर्थ की जरूरत हुई। तो अर्थ की जरूरत तो एक आवश्यकता है, उसमें कोई गलत नहीं है। पुनीत कार्य के लिए तो अच्छा है, लेकिन अर्थ ही सब कुछ नहीं हो सकता। हाँ। हमारी वर्तमान की मानसिकता यह है कि पैसा होगा तो सब कुछ हो जाएगा, इसलिए हाँ, कुछ भी हो बस पैसा ये कमाओ। धारणा बन गई है, ये धारणा बन गई है। तो ये धारणा ही गलत है। और जब हमारी धारणा ही अर्थ पर आ गई है तो आज हम संसाधनों के भरोसे जीवन जी रहे हैं, जबकि सनातन ये कहता है कि आपको अपना जीवन संसाधनों के भरोसे नहीं जीना है, ईश्वर के भरोसे जीना है। जब बात आती है ईश्वर के भरोसे जीना है तो कुछ लोग कहते हैं हाँ ठीक है जी, हम तो सुबह उठ करके भगवान का नाम ले लेते हैं, फिर भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं? तो सबसे पहले तो ये समझिए कि भगवान के भरोसे, ईश्वर के भरोसे जीवन जिया कैसे जाता है। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए, सनातन का आपने जिक्र किया और आप तो सनातन ऋषि भी हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे सनातन है क्या? इस रहस्य को आज मैं आपके सामने बहुत कम शब्दों पर स्पष्ट तौर पर रखता हूं। 7 ऊर्जाओं से व्याप्त ये संसार, उसका विज्ञान, यही है सनातन। और इसीलिए आपने सुना होगा कि सूर्य के रथ में 7 घोड़े हैं। हाँ। हमारे शरीर में 7 ऊर्जा चक्र हैं। रेनबो में 7 कलर्स हैं। संगीत के 7 सुर हैं। हर जगह आपको 7 का ये आंकड़ा मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति का विज्ञान है। इस विज्ञान को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि जब हम सनातन के रास्ते पर चलते हैं तो हमारे भीतर भी वो जो आत्म तत्व है, जो ईश्वर से अलग हुआ है, परमात्मा, उसका एक छोटा सा अंश आत्मा जो हमारे भीतर है, उस आत्मा में भी ये 7 रंग विद्यमान है। अच्छा, उसमें भी हैं 7? उसमें भी 7 रंग विद्यमान है। और वही आत्मा के 7 रंग हमारे जीवन के अंदर भीतर हमारे शरीर में 7 ऊर्जा चक्रों के रूप में काम करते हैं। तो जब हम इन आत्मा के इन 7 रंगों का उपयोग अपने जीवन में बेहतर तरीके से करते हैं, तब हम सनातन से जुड़कर कार्य करते हैं। तो हमारे जीवन की बागडोर किसके हाथ में है? हमारे विकारों के हाथ में है या ईश्वर के हाथ में है? अगर ईश्वर के हाथ में हमारे जीवन की बागडोर है तो फिर हमारे 7 तत्व बेहतर ढंग से कार्य करेंगे। तो सूर्य तत्व आपको कॉन्फिडेंस देगा, मन आपको संतुष्टि देगा, मंगल का तत्व आपको बेहतर व्यक्तित्व देगा, बुद्ध का तत्व आपको चीज़ों का आकलन करने की क्षमता देगा, ज्ञान का तत्व आपको धर्म के प्रति आपके विचारों को मजबूत करेगा, शुक्र का तत्व आपको जीवन में वैभवता देगा, और शनि का तत्व आपको जीवन के अंदर समानता का भाव देगा। फिर यह ऊंच नीच और भेदभाव वाला नहीं होगा कि मैं अमीर और तुम गरीब। तो ये 7 तत्व अगर हमारे बैलेंस है तभी तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। इसीलिए कहा जाता है कि आपके जीवन की बागडोर ईश्वर के हाथों में होनी चाहिए। ईश्वर अर्थात उस 7 ऊर्जाओं को अपने अधीन रखने वाला वो तत्व। और इस ज्ञान को अगर हमें समझना है तो हम सनातन के द्वारा समझ सकते हैं। सनातन कोई तिलक लगाने ला ये सनातन नहीं है, भगवा पहन लेना ये सनातन नहीं है। इस प्रकृति का प्रत्येक कण सनातन से निर्मित है। तो आप सोचिए, प्रत्येक कण सनातन से निर्मित है तो फिर सनातन से अलग है क्या? तो हम ये कैसे कहें कि हिंदू सनातनी होता है, मुसलमान सनातनी नहीं होता?
सनातनी तो हम सब हैं। अच्छा, सनातनी सब हैं, जी। चाहे वो हिंदू है, हिंदू मुस्लिम हो, चाहे है, मुसलमान हो, बौद्ध चाहे है, बौद्ध हो, जैन है, जैन हो, कोई भी अच्छा हो। सब सनातनी सब हैं। सनातनी है। इस अब धरती तो का धारणा ये चल गई है कि सनातनी सिर्फ हिंदू। ये हमारी गलत सोच है। जी। ये हमारी गलत सोच है। सनातन के एक तत्व से इस सूर्य का निर्माण हुआ है, सनातन के दूसरे तत्व से ये चंद्रमा का निर्माण हुआ है, सनातन के तीसरे तत्व से मंगल ग्रह का निर्माण हुआ है। उसी सनातन के सातों तत्वों से 7 ग्रह हैं। उसी सनातन के सातों तत्व आपके भीतर काम कर रहे हैं। आप एक सीमा में काम करें, इसके लिए ये सातों ग्रह की व्यवस्था आपके लिए की गई है ताकि आप एक सीमा से बाहर ना जा सकें। सनातन का वो विज्ञान है जिसके बारे में आज कोई जानता भी नहीं है, और इस सनातन के विज्ञान को डिकोड करने के लिए जो मैकेनिज्म हमारे बीच में रखा गया, जानते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मैथमेटिक्स, अच्छा। गणित। और ये विज्ञान भगवान गणपति ने हमें दिया, इसीलिए गणपति के नाम से गणित बनी है। और इसीलिए निकोला टेस्ला कहते थे कि अगर 369 का मुझे रहस्य पता लग जाए तो ये ब्रह्मांड की वो चाबी है कि जो मेरे हाथ लग जाए तो मैं संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्य को दुनिया के सामने रख सकता हूँ। और ये वास्तविकता है कि ये जो सिंगल डिजिट हैं, ये एक यूनिक कोड हैं। इन कोड को जिसने डिकोड कर लिया उसके हाथ में इस ब्रह्मांड की चाबी जरूर होगी। और 369 को मैंने बहुत पहले डिकोड करके अपने चैनल के माध्यम से रखा है। अच्छा, आपने 369 जी, तीनों को डिकोड कर चुके हैं? मैं तीनों को डिकोड कर चुका हूं। इसीलिए ब्रह्मांड का कोई भी रहस्य सनातन के स्तर पर हो, चाहे भौतिक स्तर पर हो, विज्ञान के स्तर पर हो, चाहे वो गणित के स्तर पर हो, आप उससे पूछ सकते हैं। मैं उसका आपको लॉजिकली आंसर दूंगा कि ये चीज़ काम कैसे करती है। नहीं, इसके ऊपर तो हम आपसे चर्चा जरूर करेंगे। अभी 2026 में हम एक महत्वपूर्ण बात ये जानना चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उनके मन में जिज्ञासा है कि कौन सी राशि भाग्यशाली रहने वाली है, किसके ऊपर धन वर्षा होने वाली है, किसका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, किसके ऊपर 2026 कृपा करने वाले। जी देखिए, इसका बहुत साइंटिफिक आंसर मैं आपको देता हूँ। कोई भी राशि खराब नहीं होती है, कोई भी राशि अच्छी नहीं होती है। आपकी राशि और आपका लग्न दो चीज होती है, एक होती है राशि, एक होता है आपका लग्न। लग्न आपका व्यक्तित्व बताता है और राशि जो होती है वो आपके मन की अवस्था बताती है कि आपके मन की अवस्था कैसी है। तो मन की अवस्था और आपकी पर्सनालिटी, ये दो चीजें होती है। इसलिए हम लग्न और राशि दो चीज देखते हैं। कोई भी राशि, कोई भी लग्न खराब नहीं होता है, लेकिन ये लग्न और राशि हमें ये बताती है कि हमारे पास हमने पिछले जन्मों के अंदर किन ऊर्जाओं का उपयोग किया है और किन का दुरुपयोग किया है। पिछले जन्म का भी? पिछले जन्म का, इस जन्म में पिछले जन्म का ही नहीं बल्कि उससे अब तक जितने भी हमारे जन्म हुए हैं, अच्छा, उसके अंदर हमने किस किस तत्व का उपयोग या दुरुपयोग किया है। इसको ऐसे समझिए, सबका पता लग जाता है। जी, सबका पता लगता है। इसको ऐसे समझिए, अगर आपकी बैलेंस शीट है तो हमें ये तो पता है कि आपके ऊपर कितना डेट है, आपकी एसेट कितनी है, आपने क्या कमाया, क्या खोया। इसी तरीके से आपका जो लग्न कुंडली होती है, जो आपका जन्म के समय का जो आपका समय है जिससे लग्न बनता है, कुंडली बनती है, वो ये बता देती है कि आपने किस तत्व का उपयोग किया है, किस तत्व का दुरुपयोग किया है। जिस तत्व का बेहतर उपयोग किया है उससे संबंधित चीजें आपके जीवन में हमेशा बेहतर रहेंगी, और जिस तत्व का आपने दुरुपयोग किया है उस तत्व से संबंधित जो कार्य है उसको करने में आप सक्षम नहीं हैं। इसीलिए जिन तत्वों का हमने दुरुपयोग किया है, अगर उनको हम बैलेंस करेंगे तो हम अपने जीवन में श्रेष्ठ परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर हम कहें कि मेष राशि वाला है उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो आप ये मान के चलिए कि 800 करोड़ लोग अगर इस धरती पर हैं तो मेष राशि वाले, तो मेष राशि वाले भी करोड़ों लोग हैं। हाँ, हाँ। तो करोड़ों लोगों के साथ एक जैसी घटना नहीं हो सकती। आम ज्योतिषी तो यही बताते हैं देखिए, कि मेष के लिए तो मतलब कि दरवाजे खुल जाएंगे भाग्य के। ज्योतिष जो ये बताते हैं ये निस्संदेह गलत करते हैं। हमेशा फलादेश जो होता है व्यक्तिगत होता है। अब इसको ऐसे समझिए, अमेरिका, अरे अमेरिका तो बहुत बड़ा देश है, संपन्न राष्ट्र है, तो क्या अमेरिका में कोई भिखारी नहीं होगा? वहाँ भी होंगे। वहाँ भी होंगे। तो अमेरिकन होने का मतलब ये नहीं है कि आप डोनाल्ड ट्रंप हो गए। हाँ, हाँ। भारतीय होने का मतलब ये नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी हो गए। तो आपके शहर में ही एक अच्छे से अच्छे स्तर का व्यक्ति भी है और एक निम्न स्तर का व्यक्ति भी है। ठीक इसी तरह से मेष राशि के अंदर भी, मेष लग्न के अंदर भी
बहुत बड़े प्रकांड लोग भी आपको मिलेंगे, तो ऐसे लोग भी मिलेंगे जो भीख मांग रहे होंगे। हाँ, एक हम ये देखते हैं अक्सर कि एक ही समय, एक ही घड़ी के ऊपर, जैसे ही 12 बजे बहुत जन्म लेते हैं, जी। लेकिन उसमें से 12 बजने जन्म लेने वालों में कुछ तो बहुत सक्सेस पा जाते हैं, कुछ वहीं रह जाते हैं। वो जो आप कह रहे हैं, किस तत्व का उसमें प्रभाव जी। है, किसका नहीं है, जी। ये इसी से हम इसको कोरिलेट कर सकते इसको हैं। कोरिलेट कर सकते हैं। और इसमें आपको एक बात मैं और बताता हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति एक समय पर पैदा हुआ, दूसरा व्यक्ति उसी समय पर पैदा होगा तो किसी और जगह पर होगा। तो जब दूसरी जगह पैदा होगा तो वहां पर ऊर्जाओं के प्रभाव में कुछ अंतर आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक ही जगह पर एक ही समय पर कोई व्यक्ति पैदा हो रहा हो तो अमूमन ऐसा नहीं होता, लेकिन जुड़वा बच्चों में ऐसा होता है। लेकिन जुड़वा बच्चों के अंदर भी कुछ मिनट का फर्क होता है, 1 मिनट 2 मिनट का फर्क होता है। हाँ। तो 1 से 2 मिनट के फर्क के अंदर भी उनके टाइमिंग में फर्क आता है। और ज्योतिष गणना इतने सूक्ष्म लेवल पर की जाती है जहां हम 1 सेकंड को भी 32,40,000 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, और उस वैल्यू को कहते हैं त्रुटि। तब सोचिए कि अगर 1 सेकंड को भी आप 32,40,000 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं तो सोचिए वहां भी कितना बड़ा ऊर्जाओं का संसार है। और एक बात आपको और बताता हूं, जब आप 1 सेकंड को 32,40,000 हिस्से पर लेकर जाते हैं, उससे नीचे क्यों नहीं गए? जब हम 32,40,000 कर सकते तो हम 50 लाख भी तो कर सकते हैं, लेकिन वहां क्यों नहीं करते? क्योंकि समय जो बनता है वो कहां से बनता है? भौतिक चीज और वहां से समय की उत्पत्ति, इन दोनों को कोरिलेट करके आप देखेंगे तो जब आप किसी पार्टिकल को जूम करके देखेंगे, 32,40,000 एक्स जूम करके जब देखेंगे तो वहां पर आपको उसकी पूरी प्रकृति बदली हुई नजर आएगी। यानी वहां पर से क्वांटम दुनिया शुरू हो जाती है जिसकी फिजिक्स बिल्कुल अलग है। ऐसे ही उस लेवल पर, यानी कि एक पार्टिकल के 32,40,000 जूम के बाद में ही भौतिक स्तर पर कोई चीज का निर्माण होता है। इसीलिए हमने वहां से कैलकुलेट की है कि अब इस धरती पर समय कैसे लागू होगा, पदार्थ के लेवल पर चीजें कैसे लागू होंगी। तो उस लेवल पर पार्टिकल जब कंबाइंड होना शुरू होता है तो 32,40,000 में जूम पर जब पार्टिकल कनेक्ट होते हैं तो उस सिंगल पार्टिकल को हम कहते हैं त्रुटि। 60 त्रुटि मिलकर एक रेणु, 60 रेणु मिलकर एक लव, 60 लव मिलकर एक लिक्षक, और 60 लिक्षक मिलकर एक प्राण। ये तो बहुत बड़ा गणित हो गया जी। और एक प्राण की वैल्यू होती है 4 सेकंड। अच्छा, 4 सेकंड? 4 सेकंड एक प्राण की वैल्यू 4 सेकंड होती है। तब सोचिए कि आप उस भौतिक संसार में जब आ रहे हैं, उस क्वांटम दुनिया से, उस आत्म तत्व से आप जब भौतिक शरीर को धारण कर रहे हैं, तो वहां पर कितनी स्टेप के बाद में जाकर आपको एक प्राण की वैल्यू मिलती है जिसकी वैल्यू है 4 सेकंड। 4 सेकंड? 4 सेकंड। और अब आपके जितने प्राण की आपकी आयु है इंटू 4 सेकंड कर लीजिए, इतनी आप आयु यहां लिखा के आए हैं। यानी आपके एक फिजिकल वर्ल्ड की जो दुनिया आपकी है इसमें आप तब तक कायम रहेंगे, उसके बाद ये एनर्जी वापस से डिसॉल्व होकर क्वांटम लेवल पर कन्वर्ट हो जाएगी। और जो हमारी मृत्यु है ये बेसिकली मृत्यु नहीं है, इस भौतिक शरीर का दोबारा से उस क्वांटम दुनिया के अंदर परिवर्तित हो जाने के कॉन्सेप्ट को हम मृत्यु कहते हैं। तो ये वो विज्ञान है जो ज्योतिष के अंदर दिया गया है। और हम इस महानतम विज्ञान के इस रहस्य को ना जानकर अगर हम सिर्फ यही बात करें कि मेष राशि वालों, ठीक है मेरे कहने से लोग खुश हो जाएंगे, हाँ मेष राशि वालों का अच्छा होगा, लेकिन आपने अपने जीवन के अंदर जिन तत्वों का दुरुपयोग किया है उनका परिणाम आपको वैसा ही मिलेगा, ये बात निश्चित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आज से आप अपने उन तत्वों को बैलेंस करना शुरू कर दें तो इसी जन्म के अंदर आपको बेहतर परिणाम भी जरूर मिल जाएंगे। अच्छा, बैलेंस करेंगे? जी बिल्कुल मिल जाएंगे। वो बैलेंस कैसे होते हैं? वो बैलेंस होते हैं जिस ऊर्जा से संबंधित आपने दुरुपयोग किया, जिस ऊर्जा का, उससे संबंधित कार्यों को अपने जीवन में बेहतर तरीके से करना शामिल करें। उन तत्व की जहां जहां प्रधानता है, जो रिश्ते हैं, उनको अपने जीवन के अंदर बेहतर तरीके से संतुलन करने का कार्य आप करें। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने शुक्र तत्व का बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया है, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में शुक्र की अवस्था को गलत लेकर के ही पैदा होगा। ऐसे में उसके जीवन के अंदर
संसाधनों का अभाव जरूर होगा, वो पैसों के लिए मोहताज होगा। अब इस शुक्र तत्व को भी खराब करने के अंदर 7 पैरामीटर हैं। अच्छा, उसमें भी इसके भी 7 पैरामीटर हैं। अगर शुक्र तत्व आपने शुक्र तत्व के लेवल पर खराब किया है तो आपको धन का अभाव होगा। अगर आपने मंगल तत्व के लेवल पर खराब किया है तो आपके चेहरे की सुंदरता आपको नहीं मिलेगी। बुद्ध तत्व के लेवल पर आपने अगर खराब किया है तो आपकी विचारों के अंदर ऐसी स्थिति होगी कि कोई आपकी बातों को सुनना पसंद नहीं करेगा। तो यहां पर अलग अलग लेवल पर भी आपने इस तत्व का कैसे दुरुपयोग किया, ये इस चीज यहां पर हमें पता लगती है। लेकिन मान लीजिए आपने शुक्र तत्व का दुरुपयोग किया है, तो ऐसे में आप अपने जीवन के अंदर उन संसाधनों का बेहतर प्रयोग करना शुरू करें। आपके पास में जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है उसको बेहतर तरीके से संतुलित कीजिए। उसके अलावा जो शुक्र होता है वो आपके जीवन के अंदर वैभव विलासिता को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित करेगा। तो वहां पर उस जगह पर आप ईमानदार रहिए, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है समाज के अंदर कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है। एक बहुत बड़ी विडंबना हाँ, है ये समाज आज की। अभी इस समय तो बहुत बड़ी जी, इस विडंबना समय है बहुत बड़ी विडंबना है। तो यहां आप उस चीज का ध्यान रखिए। और साथ ही जहां जहां शुक्र तत्व की प्रधानता है वहां पर आप अपने इस तत्व को बैलेंस करने का काम कीजिए। मछली है, मछली एक सोर्स है शुक्र तत्व की बहुत बेहतर। माँ दुर्गा, ये शुक्र तत्व की बहुत अच्छी बैलेंस है ये। तो यहाँ इनके साथ में आप जैसे माँ दुर्गा की आप पूजा कीजिए, आपका शुक्र तत्व अच्छा होगा। आप मछलियों को दाना दीजिए, आपका शुक्र तत्व अच्छा होगा। तो ये छोटी छोटी अच्छा, चीजें छोटे छोटे हैं। उपायों से अपन जी जी जो भी ग्रह के जी, तत्व हमारे जी, कमजोर हैं तो उनको ठीक जी। कर सकते हैं। देखिए इस उपाय के पीछे लॉजिक क्या लगता है। आपने किसी से पैसा ले लिया तो आपको अगर वो पैसा मांग रहा है तो उससे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है कि उसको पैसा लौटा दे। हाँ। तो अगर हमने शुक्र तत्व का दुरुपयोग किया है तो उसका सदुपयोग तो करना है। यही कार्य हमें करना है। अगर आपका सूर्य तत्व खराब है, कॉन्फिडेंस की कमी होगी, आपको सम्मान नहीं मिलेगा। अब आपको सम्मान नहीं मिल रहा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है, तो सूर्य का संबंध पिता से होता है। कभी भी अपने पिता से आप व्यवहार खराब मत कीजिए। सरकारी जो भी कार्य हैं उनको समय पर पूरा कीजिए। आप सूर्य के सामने, जो सूर्योदय होता है उसके सामने खड़े होकर के उसकी किरणों को अपने शरीर पर लीजिए, आपका सूर्य तत्व ठीक होगा। कुल मिला के हमें उस तत्व को बैलेंस करना है और किस स्तर पर वो खराब है और कहाँ से हमें बैलेंस करना है, इस विज्ञान को समझ लेंगे, सारी चीज़ ठीक हो जाएगी। तो ये 12 जो राशियां हैं इनको अपने तत्वों को समझे कैसे वो? देखिए अगर मेष और वृश्चिक लग्न का व्यक्ति है, राशि की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लग्न अच्छा, की लग्न बात की, कर रहा हूं। मेष और वृश्चिक लग्न का व्यक्ति है तो वो मंगल तत्व प्रधान है। हाँ, यानी उसने जीवन में मंगल तत्व को बहुत बेहतर तरीके से संतुलित किया है। वृषभ और तुला लग्न का व्यक्ति है तो उसने शुक्र तत्व को बहुत अच्छे से बैलेंस किया है। अगर मिथुन और कन्या लग्न का व्यक्ति है तो उसने बुध तत्व को बहुत अच्छे से बैलेंस किया है। कर्क लग्न का व्यक्ति चंद्रमा को बहुत अच्छे से बैलेंस करके आया है। सिंह लग्न का व्यक्ति सूर्य को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करके आया है। धनु और मीन लग्न वाला बृहस्पति तत्व को बहुत अच्छे से बैलेंस करके आया है। और मकर और कुंभ वाला शनि तत्व को बहुत अच्छे से बैलेंस करके आया है। तो ये आपकी ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। तो अगर आप इनको और बेहतर करेंगे तो आपके जीवन के अंदर 90% समस्याओं का समाधान तो आपको वैसे ही मिल लगन जाएगा। से आपका तत्व का पता लग जाता है। लग्न से आपका तत्व का पता लगता है कि आप किस लग्न के व्यक्ति हैं, तो ये आपका तत्व राशि को प्रधान है। छोड़ के लगन के ऊपर ज्यादा। लग्न तो ये बता देगा कि आप किस ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, और राशि आपकी ये बताती है कि आपका मन जो है, आपका मन किस ऊर्जा से नियंत्रित होगा। दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं, और इन दोनों कॉम्बिनेशन को अगर आप समझ लेंगे तो अपने जीवन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी को व्यवस्थित कर सकते हैं। ये साइंटिफिक है, ये इतना साइंटिफिक है कि जहां लेश मात्र भी कोई त्रुटि की गुंजाइश नहीं है, और ये साइंटिफिक है तो है। इसे कोई चैलेंज करना चाहे तो मैं हृदय से स्वागत करता हूं। कम से कम कोई इस बहाने समझे तो सही कि चीजें आखिर काम कैसे कर रही नहीं, हैं। हम तो ये समझते हैं कि शनि की ढैया है तो तेल चढ़ाओ शनि पे। अब देखिए आपने जैसे बात की, इस पर मैं आपको एक आंसर जरूर दूंगा। कुछ लोग कहेंगे शनि खराब है, किसी ने कहा जाकर तेल चढ़ाओ शनि के, क्या हो जाएगा उससे? हाँ, काले कपड़े चढ़ाओ उड़द के दाल तो तेल। सबसे पहले समझिए
शनि खराब कैसे हुआ? हाँ, जब आपने लोगों के साथ दुर्भावना से व्यवहार करना शुरू किया, जब आपने ऊंच नीच करना शुरू किया, तो आपने अपना शनि तत्व खराब कर लिया। जब आपका शनि तत्व खराब हो गया तो आपके साथ अब क्या होगा कि लोग आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपकी जिंदगी के अंदर अन्याय होगा। अब आप उससे पीड़ित हैं तो आप कहीं जाते हैं तो वो देख के बताते हैं कि आपका शनि तत्व खराब है। अब शनि तत्व खराब है तो किस लिए खराब हुआ? अहंकार की वजह से ही खराब हुआ ना। अब आपको कहा जा रहा है जाइए शनिवार को शनि मंदिर में जाके तेल चढ़ाइए, किसी भूखे भिखारी को कुछ आप दान दे दीजिए। तो आपको कहाँ भेजा जा रहा है? ऐसे मंदिर जहाँ कोई भव्यता नहीं है, जहाँ तेल है, बाहर भिखारी बैठे मिलेंगे, खाली शिला है, चढ़ाना क्या है? सरसों का तेल। तो आप पहले तो उस स्थिति में आने को तैयार हो रहे हैं कि हाँ मैं जाऊंगा, अपनी हैसियत अपनी पोजीशन को भूलकर मैं उस जगह जाऊंगा, उन लोगों के बीच जाऊंगा, वहां आप जाकर के तेल चढ़ाएंगे तो आपको बाहर भिखारी दिखेंगे तो आपको लगेगा यार मैं तो बहुत अच्छा हूं, इनकी स्थिति देखिए क्या है। ईश्वर ने मेरे साथ तो कम से कम ऐसा नहीं किया कि मैं इनकी जगह बैठा हूं। तो यहां पर आपके मन में समानता का भाव आ रहा है, यार मैं इनके लिए कुछ कर सकता तो हूं। शनि तत्व जिसका बिगड़ा होता है उसकी लगन क्या होती है? जिसका शनि, देखिए शनि तत्व किनका बिगड़ा हुआ होता है? मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न, इनका शनि तत्व बिगड़ा हुआ होगा, निस्संदेह बिगड़ा हुआ होगा। और ऐसे व्यक्तियों को अब देखिए यहां एक साधारण सा उपाय बताया गया कि शनिवार को जाइए शनि मंदिर तेल चढ़ा के आ जाइए। आप मत करिए, एक मुस्लिम व्यक्ति नहीं करेगा ये कार्य। हाँ, नहीं करेगा। जैन भी नहीं जैन करेगा, भी नहीं करेगा, बौद्ध भी नहीं बौद्ध करेगा। भी नहीं करेगा। तो क्या उनका शनि तत्व ठीक नहीं होगा? हमने गलत क्या किया? हमने गलत किया किसी के साथ अन्याय करके। तो आप अपनी जिंदगी के अंदर लोगों के साथ भला करना शुरू कर दीजिए, जरूरतमंद की मदद करना शुरू कर दीजिए, किसी गरीब की मदद कर दीजिए, किसी भूखे की मदद कर दीजिए, कोई अगर शारीरिक रूप से पीड़ित है आप उसकी मदद कर दीजिए। आपका शनि तत्व ठीक होगा ही होगा। दुनिया की कोई ताकत आपके शनि तत्व को खराब नहीं रख सकती। इसमें तो ये आप ये समाधान कर लीजिए। शनि तत्व को ठीक करने के लिए तो ये नहीं बताते, गुरु तत्व का जरूर बताते हैं कि गुरुओं की सेवा करिए। देखिए गुरु तत्व की उसको शुद्ध करने के लिए आप गुरुओं की सेवा करें, अच्छी बात है। किन गुरुओं की करें? जो ऋषि हैं। क्यों? हमें जिन्होंने शिक्षा दी, हमारे शिक्षक वो गुरु नहीं है? वो भी गुरु हैं। क्या हमारे माता पिता जिन्होंने हमें संस्कार दिए क्या वो पहले हमारे पहले गुरु नहीं तो है? वही हैं, माता पिता। तो यहां पर फिर वही बात आती है, आपके लिए आपको शनि तत्व ठीक करने के लिए जैसे शनि देव के जाकर तेल चढ़ाना जरूरी नहीं था। नहीं है, हाँ। आपको समझना था, लॉजिकल इस बात को समझना था। ऐसे ही अगर आपका गुरु तत्व खराब है, इसका मतलब है आपने ज्ञान का, धर्म का अपमान किया है, आपने विद्वान लोगों का अपमान किया है। तो आपको अपने जीवन के अंदर जिनसे भी आपने कुछ ग्रहण किया है, कोई शिक्षा ली है, जिसने भी आपके जीवन में आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी किया है, आप उसका सम्मान कीजिए। आप अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, आप अपने शिक्षक का सम्मान कीजिए। तो यहां पर आपका गुरु तत्व ठीक हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप किसी आश्रम में जाकर महाराज के लंबे दंडवत प्रणाम करेंगे, वहां जाकर उनके चरण दबाएंगे या कुछ पैसे चढ़ा के आएंगे, उससे गुरु ठीक मंदिर हो में जाएगा। छत्र चढ़ा देंगे, उससे इससे गुरु तत्व ठीक नहीं होगा। क्योंकि यहां तो आप क्या कर रहे हैं, मैंने काम कर दिया अब मेरा गुरु तत्व ठीक हो जाना चाहिए, कल फिर वही आप गलतियां कर रहे हैं। तो गुरु तत्व ठीक तब होगा जब आप वृद्ध जनों का, गुरुजनों का, धर्म का, शास्त्र ग्रंथों का सम्मान करना सीखेंगे। माता पिता का। एक तरफ आप अपना बृहस्पति तत्व ठीक करना चाहते हैं, जाके किसी मंदिर में मठ में जाकर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बाहर निकल कर मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, कुरान को गाली दे रहे हैं। आपका बृहस्पति तत्व कभी ठीक हो ही नहीं सकता। एक तरफ आप मस्जिद में जाकर 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ आप काफिर मान करके हिंदुओं का कत्ल कर रहे हैं, अपमान कर आपका रहे हैं। कभी बृहस्पति तत्व ठीक नहीं हो सकता। बृहस्पति तत्व आपका ठीक तब होगा जब आप ज्ञान का सम्मान करेंगे। आपको गाली देनी, आप मुसलमान को गाली दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप इस्लाम को गाली देते हैं, ये धर्म का अपमान है। आप किसी हिंदू को गाली देते हैं, दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अगर हिंदू धर्म को गाली देते हैं, यहां आपका बृहस्पति तत्व खराब होता है। आप सनातन को गाली देते हैं, यहां आपका बृहस्पति तत्व खराब होता है। आप किसी जैन को कुछ कह देते हैं, कोई बात नहीं है,
वहां दोष नहीं लगेगा। लेकिन आप भगवान महावीर को गलत कहते हैं, जैन धर्म के बारे में कुछ गलत कहते हैं, वहां आपका बृहस्पति तत्व खराब होगा। तो हमें समझना चाहिए व्यक्ति गलत हो सकता है, धर्म कभी गलत नहीं होता। इस्लाम गलत नहीं है, मुसलमान गलत हो सकता है, क्योंकि जो मुसलमान है, जो इस्लाम को मान रहा है, वो गलत मान सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाकू का आप उपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। आप अपनी जुबान का उपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो अगर आपने अपनी जुबान का दुरुपयोग किया तो आपकी जुबान काट दे। आपको अपनी जुबान का दुरुपयोग ही तो ठीक करना है। 12 राशियों को अपन देखें तो उनको अपने लगन के हिसाब से तत्वों को पहचानने की जरूरत है, और राशि के हिसाब से ज्योतिषियों के भटकने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी भटकने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कुंडली के आधार पर पहचानिए कि आपका कौन सा लग्न है तो कौन सी चीज खराब होगी। इसके पीछे भी पूरा रिसर्च है मेरा। बहुत जल्दी मैं एक बुक लेके आने वाला हूँ जिसमें आप अपना लग्न देखिए, उस लग्न के आधार पर यही तत्व आपके खराब होंगे। इस तत्व को ठीक करने के लिए उपाय अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे निःशुल्क ये समाधान मिल जाएगा। अच्छा, अर्थ के हिसाब से अपन बोलें 2026 कैसा रहने वाला है? अर्थ के हिसाब से 2026 का साल बहुत हद तक परेशान करेगा। फाइनेंशियल क्राइसिस हमें देखने पड़ेंगे, और जो ये अभी बबल है बिटकॉइन का और शेयर मार्केट का, ये बबल बस्ट हो सकता है। अच्छा, बस्ट हो सकता है जी, ये बस्ट हो सकता है 2026 में, क्योंकि जिस लेवल पर प्रकृति अपना कार्य कर रही है, वहाँ पर हाई लेवल पर बहुत कुछ डिमोलिश होना जरूरी है। उसके बिना ये परिस्थितियाँ वैसे नहीं सुधरेंगी जैसे इसको सुधरना चाहिए। तो यहाँ पर 2026 में प्रकृति कुछ ऐसा बहुत बड़ा गेम करने वाली है, जहाँ हमारा सबसे बड़ा जो जिसे कहते हैं कि बैकबोन, जिसे हमने अभी बना लिया अर्थ को, ये बैकबोन टूटने वाली है। और तभी हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि आखिर हम खड़े कहाँ हैं। आप समझिए कि डिजिटल क्रांति है। आज आपके बैंक में पैसे पड़े हैं, आपने पासबुक में एंट्री कौन करा के रखता है? कोई नहीं करा के रखता। कोई नहीं करा रहे अभी। कल अगर मान लीजिए कि सिस्टम कोलैप्स कर जाए, आप किसको जाके कहेंगे कि आपके पास कितने पैसे थे? सबके पास डिजिटल रुपए हैं। तो ये हम उस जगह पर खड़े हैं जहां पर कौन सा ऐसा घटनाक्रम इस दुनिया को कहां लाके छोड़ देगा हमें नहीं पता। एक बिटकॉइन जिसकी कीमत कभी $1 थी, आज 90,000, आज की डेट में जब बात करें तो $90,000 है। आप सोचिए कितनी बड़ी इकोनॉमी को सक करने का एक ऐसा काम चल रहा है जिसके बारे में हम आज जानते भी नहीं है। बिटकॉइन को बनाने वाला आज हम उसको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। मायावी सातोशी नाकामोटो नाम सुना है, एक काल्पनिक नाम है। तो इतने बड़े इन्वेंशन करने वाला व्यक्ति अपने आप को छुपा के क्यों बैठा है? तो कहीं ना कहीं इस पूरी थ्योरी के पीछे आपको एक ऐसा घटनाक्रम नजर नहीं आता जो कहीं ना कहीं ब्लास्ट होने वाला है। कोई स्कैम भी हो सकता है? 100% स्कैम है ये, 100% स्कैम है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी को सक करने के लिए एक ऐसा टूल बनाया गया है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इस तरह से सक करेगा कि हम घुटनों के बल बैठ करके सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हमारे इतने वर्षों की जो ये तरक्की है, इसका रिजल्ट क्या निकला। तो हो सकता है 2026 में ब्लास्ट हो जाए। 2026 मैंने कहा ना, परिणामों के लिए जाना जाएगा। तो जो हमारी कॉरपोरेट सोच है, जो मानवता विरोधी सोच है, जो कट्टरपंथी विचारधारा हैं, इन सब का अंत 2026 में होगा, ये बात निश्चित है। 2027 में ये समस्याएं जाने वाली नहीं है आगे, ये बात निश्चित है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब फिर ग्रह काम नहीं करते, ये सब बेकार की बातें हैं। क्योंकि अगर ये विज्ञान है तो ऐसा होना ही होना है। 2+2 4 होते हैं तो होते हैं, चाहे आप काउंट करें, चाहे मैं काउंट करूं, चाहे ट्रम्प साहब काउंट करें, ये विज्ञान है। 2+2 4 ही होगा। 2+2 4 ही होगा। इसी तरह से इस सृष्टि के युग के अंदर इसके विस्तार के क्रम में एक समय ऐसा जरूर आता है जब सब कुछ डिमोलिश होकर के, सब कुछ को खत्म करके एक नव सृजन का कार्य जरूर होता है, और ये हर 9 तत्व के बाद जरूर होता है। इसीलिए आप देखिए कि काउंटिंग के अंदर, सिंगल डिजिट काउंटिंग के अंदर 9 के बाद एक शून्य जरूर आता है। 9 के बाद सिंगल डिजिट नहीं होता है, 10 होता है। 10 में क्या होता है? वही स्टार्टिंग 1 0 और 0। पर 0 कहां से आया? इस 0 के अंदर 1 से लेकर 9 तक की सारी ऊर्जाओं को कंसोलिडेट करके शून्य में तब्दील कर दिया जाता है कि अब इससे बाहर कुछ नहीं होगा। ये ब्लैक होल है। यही परिस्थिति ब्रह्मांड में भी होती है। जब ये 0 है जो विजिबल नहीं है, इसीलिए 10 के बाद 11 के अंदर 2 1 1 होते हैं, सिंगल 1 होते हैं 2।
लेकिन वहाँ 10 भी होता है लेकिन विजिबल नहीं होता है, इसीलिए ब्रह्मांड के अंदर ब्लैक होल दिखाई नहीं देता। ये विज्ञान के वो सूत्र हैं जिसे आज हम अप्लाई भी नहीं करना जानते। सूत्र समझना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में 9 के बाद 0 जरूर आता है, और इस समय पर हम 50 की रेंज में खड़े हैं, जहां 49 के बाद 50 आया। 49 अर्थात ब्रह्मांड का 4th डायमेंशन, जिसके 9 के 9 आयाम पूर्ण हो चुके हैं। जब 9 आयाम पूर्ण होते हैं तो अगला डायमेंशन जिसको लागू होना होता है वो तत्व काम करता है। तो 49 के बाद 5 जो अगला इवेंट है, प्लस साथ में 1 से लेकर 9 तक को 0 में कंसोलिडेट कर दिया जाता है, तो हम 50। तो यहाँ 4th डायमेंशन को कंसोलिडेट करके 0 में परिवर्तित करके 5th डायमेंशन के पोर्टल को ओपन करने का काम 30 मार्च 2025 को हो चुका है। और अब हम परिणाम को देखेंगे, क्योंकि इतने बड़े ऊर्जाओं के लेवल पर जब कोई चीज़ घटित होती है तो उसमें समय लगता है। 2026 में कोई ब्रह्मांडीय कोई बड़ी घटना? ये ब्रह्मांडीय घटना ही मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी के सारी ब्रह्मांडीय घटनाओं के आकलन के आधार पर बता रहा हूँ। ये कोई मेरा अनुमान नहीं है। अच्छा, ये मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ। आपका स्टडी है? ये मेरी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2018 में 4000 साल का डाटा एनालिसिस किया था आने वाले पिछले कि पिछले 4000 सालों के अंदर जब जब कोई परिवर्तन हुआ तो किस तरह से हुआ। और मुझे 2018 से 2027 के बीच में जितने सीक्वेंस बन रहे थे ग्रहों के बहुत तेजी के साथ, मैंने पिछले 4000 सालों में ऐसा बनते हुए नहीं देखा। तो जो चीज़ पिछले 4000 सालों में नहीं बनी और अगले 7 सालों में बन रही है, तो 7 साल हमारे लिए साधारण होंगे? संभव ही नहीं है। असाधारण है, असाधारण है। और 2018 से आज तक देख लीजिए आप। हाँ, बहुत परिवर्तन आया है, बहुत परिवर्तन आया है। मैंने फरवरी 2022 के लिए कहा था कि ग्रहों की वो जो स्थिति है बन रही है कि इस समय पर जो कार्य शुरू होगा वो अंतहीन होगा, बहुत लंबा चलने वाला है। रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, 7 दिन में निपटा दूंगा, आज तक नहीं निपटा पाए। अब कब निपट जाएगा? और अब 2026 में निपट जाएगा। अच्छा, 2026 में निपटना, इसका परिणाम आ जाएगा? इसका परिणाम आना तय है। और कोई वैश्विक बड़ी घटना 2026 में? 2026 में पूरा विश्व एक नए सिनेरियो को फेस कर रहा होगा, एक ऐसे सिनेरियो को फेस कर रहा होगा जिसका समाधान इस दुनिया में किसी के पास नहीं होगा, और जिसके पास वो समाधान होगा उसकी बात मानने को विश्व बाध्य होगा। वो महाशक्ति होगा, और वो महाशक्ति होगा, और महाशक्ति भारत से उदय होगी। अच्छा, राजस्थान से उदय होगी। कर्क लगन का व्यक्तित्व होगा और उनका नाम कल्कि होगा। 2026 में ही होगा ये सब 2026 में होगा। कुछ लोगों को हो सकता है ये बात डाइजेस्ट ना हो रही हो, लेकिन जब मैंने 30 मार्च 2025 के लिए कहा था कि ये दिन कलयुग का अंतिम दिन, धर्मयुग का पहला दिन है, तब भी मैंने बिल्कुल डंके की चोट पर 30 जून 2025 30 जून 2025 इस धरती पर कलयुग का अंतिम दिन था, धर्मयुग का पहला दिन था। वो बात मैं उस समय भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, और इस दिन को, इस समय को दुनिया इतिहास में जरूर याद रखेगी। और वही बात मैं कह रहा हूं, 2026 में कल की उदय होगा होगा होगा, 1000% होगा। ऐसा इसका क्या संबंध है कि कर्क की लगन भी गुरु होती है और 2026 का राजा भी गुरु है, और कल्कि का उदय भी आप 26 में बता रहे हैं? बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। जो आप न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, आपने कहा कि भाई 1 का अंक है, सूर्य का अंक है, तो एक तत्व तो होता है, वो ईश्वरीय तत्व होता है। तो ईश्वरीय तत्व आना है तो 1 का अंक अपना रोल तो निभाएगा। साल तो सेलेक्ट करेगा, वर्ष निभाएगा, अपना वर्ष ढूंढेगा, बिल्कुल निभाएगा। तो 2026 में कल्कि का उदय तय है। 100% नहीं, 1000% है। किसी को डाउट हो तो डाउट करता रहे, किसी को भविष्य मालिका के आधार पर भविष्यवाणी करनी हो करे, लेकिन मैं जो कह रहा हूं ये प्रमाणों के आधार पर कह रहा हूं, सनातन के आधार पर कह रहा हूं। एक कैलकुलेशन मेरे पास है, सटीकता के साथ है। धरती पलट सकती है लेकिन ये वचन नहीं पलटेंगे, ये होगा 2026 में। 2026 अपन राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर मैं आपको बात कहूं तो 2026 के अंदर राजनीतिक दृष्टिकोण बहुत तेजी से बदलेगा। कोई बड़े उठापटक आने वाले समय के अंदर लोकतंत्र समाप्त होकर एक नई वैश्विक व्यवस्था का जन्म होगा। इसका भी बीज 2026 में रोपित हो जाएगा। व्यवस्था में 2-1 साल लगेंगे। 2027 में हमें राजनीतिक व्यवस्थाओं पर बात करनी होगी। तो आपने कहा ना राज ऋषि, जो हमारी बात रह गई थी, तो राज ऋषि का जो वर्ष होगा 2027 होगा।
तैयारी 26 से शुरू हो जाएगी। 2026 से शुरू हो जाएगी तैयारी, तो 2018 से शुरू हो 18 गई से, थी। हाँ हाँ। और लेकिन 30 जून step by step 2025 को जन्म हो चुका है उस चीज़ का। 30 मार्च 2025 को धर्म युग का पहला दिन शुरू हो चुका शुरू है। हो चुका है। और क्यों हो चुका है? क्योंकि उस दिन 18 से ज़्यादा कॉम्बिनेशन लागू हुए थे, ऐसे कॉम्बिनेशन जो इस धरती पर पहले कभी लागू ही नहीं हुए, सतयुग, द्वापर, त्रेता उस समय भी कभी नहीं हुए, कभी नहीं हुए। अच्छा। वो कॉम्बिनेशन 30 मार्च वो महाशक्ति 2025 के को उदय था। के लिए था वो। महाशक्ति के उदय के लिए था, एक पोर्टल का ओपन होना था। इसको ऐसे समझिए, 99 और 100 में क्या फर्क होता है? एक का ही फर्क होता है। और 98 और 99 में भी एक का ही फर्क होता है। तो साधारणतः एक का ही फर्क है। लेकिन आप जानते हैं 99 और 100 के अंदर एक बहुत बड़ा फर्क होता है, और वो ये कि 99 डबल डिजिट है और 100 ट्रिपल डिजिट है। डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट में बहुत बड़ा फर्क है। डबल डिजिट का वो एंड है और ट्रिपल डिजिट की वो स्टार्टिंग है। और ट्रिपल डिजिट की स्टार्टिंग कहाँ तक जाएगी? 999 तक जाएगी। तो आप सोचिए कितना बड़ा पोर्टल ओपन हो रहा है। तो 99 और 100 के बीच में जो फर्क है एक का, बड़ा एक ही है, लेकिन इस एक के बढ़ने में कितना बड़ा एक पोर्टल ओपन होता है, इस बात को कौन समझ पाएगा? जो मैथमेटिक्स को जानता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 30 मार्च 2025 को क्या घटित हुआ था। हाँ, ब्रह्मांड में ऐसे ही ग्रह होते हैं, सूर्य भी कहीं ना कहीं तो होगा, लेकिन हमें पता है कि वो कौन सा पोर्टल ओपन हुआ, क्योंकि हम ज्योतिष की गहराई को जानते हैं। हम 1 सेकंड के 32,40,000वें हिस्से की वैल्यू क्या है हम वो जानते हैं। वहां से पहले दुनिया कैसे अस्तित्व लेती है हम वो जानते हैं। उसके बाद दुनिया कैसे अस्तित्व लेती है हम वो जानते हैं। ये ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं, इनमें 7 ग्रह एग्जिस्ट करते हैं, 2 छाया ग्रह। तो ये क्या है? ये कौन से पोर्टल हैं? सिंगल डिजिट 1 से लेकर 9 तक ये 9 होते हैं, तो क्यों होते हैं? त्रिदेवों की रचना में 3 ही क्यों होते हैं? भगवान शिव हिमालय पर क्यों है? भगवान विष्णु क्षीर सागर में क्यों है? ब्रह्मा जी कमल पर क्यों है? कहीं और भी तो हो सकते थे। हाँ हाँ अगर भगवान शिव हिमालय पर है तो विष्णु जी भी हिमालय पर हो सकते, तीनों एक जगह बैठ के बात कर सकते थे। हाँ, त्रिदेवी है, त्रिदेवी है, आपस में होना चाहिए था ना। लेकिन जानते हैं इसके पीछे भी साइंस काम करती है। एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ब्रह्मा जी, वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं विष्णु जी, और अर्थ एलिमेंट ठोस को जो है सॉलिड को रिप्रेजेंट करते हैं भगवान विष्णु शिव। और किसी भी एटम पार्टिकल से जब कोई फॉर्मेशन होती है तो इन 3 अवस्थाओं में होती है, या तो ठोस या द्रव्य या गैस। ये विज्ञान हम उस समय से जानते हैं। और यूथ के लिए कैसा रहने वाला है 2026? यूथ के लिए 2026 का साल मैं यही कहूँगा, अपनी विचारधारा को बदलिए, सच को समझिए। 2026 का साल आधुनिकता से सत्य की ओर जाने का है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2026 का साल आधुनिकता से सत्य की ओर का है तो आपको कोई अपने मॉडर्न ज़िंदगी को छोड़ करके कोई चोटी रख लेनी है, भगवा पहन लेना, नहीं। अभी तो हमने विज्ञान की तरक्की देखी ही क्या है जो हम आने वाले समय के अंदर देखेंगे। अच्छा, अभी विज्ञान की तरफ अभी तो कुछ भी नहीं है विज्ञान की तरक्की जो हम आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन वर्तमान के विज्ञान की जो प्रगति है वो भौतिक संसाधनों पर है, और आने वाले समय के अंदर विज्ञान की जो तरक्की होगी वो सनातन के आधार पर होगी। अच्छा, वो सनातन पे आधारित वो सनातन के आधार पर होगी। अभी विज्ञान की तरक्की भौतिक आधार, वो भौतिक आधार पर है। तो भौतिक आधार पर जो तरक्की होती है उसमें एक लिमिट होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार, ये मैक्सिमम लिमिट है। लेकिन जो सनातन के आधार पर तरक्की होती है उसमें स्पीड कोई मायने नहीं रखती, ग्रेविटी कोई मायने नहीं रखती, वो अलग दुनिया है। तो वो तरक्की तो हमने अभी देखी कहाँ है। तो हमें आधुनिक तो बनना है, लेकिन एक भौतिकवादी सोच के आधार पर आधुनिक नहीं बनना है, सत्य को समझकर सनातन के आधार पर आध्यात्मिक बनना है। तभी हम उस रहस्य को जान पाएंगे जो ऋषियों ने हमें हजारों वर्ष पहले दिया। इस शरीर के भीतर से कैसे बाहर निकला जाता है, कैसे एस्ट्रल ट्रैवल किया जाता है, कैसे अपनी इंद्रियों के द्वारा किसी कर्म को करने के लिए हम कैसे प्रेरित होते हैं, ये विज्ञान कैसे काम करता है, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, जन्म से पहले हम कहाँ थे, कैसे हमारे कर्मों का बंधन हमारे साथ कनेक्ट होता है, कैसे हम अपने संस्कारों का निर्माण करते हैं, कैसे हम भाग्य का निर्माण करते हैं, ये वो विज्ञान है जिसे अभी तो जानना बाकी है। और इस विज्ञान के बारे में जब आप सुनेंगे, चर्चाएं करेंगे, तो आपको इतना मजा आएगा कि अरे हम तो सोचते थे सब ऐसे ही हो रहा है, ये ऐसे नहीं हो रहा, रैंडमली नहीं हो रहा है। इसके पीछे इतना विज्ञान, इतना बड़ा विज्ञान काम कर रहा है जहां एक कण भी अपने उस नियम से अलग नहीं है। 2026 में कोई बड़े अनुसंधान, रिसर्च या ऐसा कुछ भी देखने में आएगा? सनातन का उदय का साल है 2026,
और ये अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये सबसे बड़ी रिसर्च होगी ये सबसे बड़ी रिसर्च है 2026 जो त्रेता में नहीं हुई, द्वापर में नहीं हुई, वो वो इस समय 2026 पर में होने वाली है। अच्छा अब इस बात को कंक्लूड करते हैं। जी। भगवान राम, हम उन्हें महान मानते हैं, भगवान कृष्ण को महान मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक जैनी महावीर को महान मानते हैं, बौद्ध अपने महात्मा बुद्ध को मानते हैं, ईसा मसीह को मानते हैं। हर धर्म का व्यक्ति किसी न किसी को महान मानता है। उन महान लोगों ने, हमारे भगवान ने मोबाइल का आविष्कार क्यों नहीं किया? बिजली का आविष्कार क्यों नहीं किया? क्या उस हमारे ऋषि मुनि जो इतने महान थे, उन्होंने बिजली का आविष्कार क्यों नहीं किया? आत्मा, आत्म तत्व, जन्म मृत्यु, द्वैत अद्वैत, सब कुछ उन्होंने बताया। मोबाइल का आविष्कार नहीं किया, विमान नहीं बनाया, कंप्यूटर नहीं बनाया, लैपटॉप नहीं बनाया, इंटरनेट नहीं बनाया। क्यों? ये भौतिक मतलब अनुसंधान थे। क्योंकि इस समय पर, कलयुग के अंतिम समय में ही इस प्रक्रिया को पूर्ण होना है। अच्छा, ये प्रक्रिया पूर्ण होनी है। ये प्रक्रिया इसी समय पर होनी है। तो जिस समय पर जो प्रक्रिया होनी है, उस समय पर वो घटना वैसे ही घटित होगी। लेकिन भगवान राम को यह पता था कि ऐसा कब होगा, भगवान कृष्ण को पता था ऐसा कब होगा। इसीलिए 5000 साल पहले उन्होंने अपने स्वयं की उपस्थिति के अंदर मदन दास जी को भेज करके मिडिल ईस्ट के अंदर इस सनातन का परचम लहराने का कार्य उन्होंने 5000 साल पहले कर दिया था। और वहां से यहूदी, ये ओहदा उनको मिला था, उस शिव तत्व का ज्ञान उनको मिला था, इसीलिए उनको ये ओहदा दे गए यहूदी। और वहां पर इब्राहिम के द्वारा 12 गोत्र की परंपरा उस समय पर लागू हुई थी। अच्छा, वहां पर जी। तो अब जरा उनसे पूछे, इब्राहिम के समय 12 गोत्र का ज्ञान आपको दिया किसने? वो सनातन की देन वो है। सनातन की देन है। तो उनको तो पता था कि कब क्या होगा। ऐसे ही संत अच्युतानंद दास जी को पता था कि 500-600 साल बाद क्या होगा। ऐसे नास्ट्रादामस को पता था किस समय पर क्या होगा। तो जिस समय पर जो होना है वो उसी समय पर होगा, वो निर्धारित है। वो निर्धारित है, उससे पहले नहीं होगा। तो इंटरनेट, ये जितने भी आविष्कार है इसी समय पर होने थे। अगर ये इस समय पर होने हैं तो धर्म स्थापना का समय भी तो यही है। हाँ, 2026 तो आने यही वाला तो है। होगा। तो जब सब कुछ अपने समय से होता है तो ये समय भी उस कार्य को करने के लिए है। इसीलिए कल्कि का समय, उसके उदय का समय 2026 है। उनके कार्य का आरंभ का दिन 30 मार्च 2025 था। वहाँ से विश्व के लेवल पर उन ऊर्जाओं ने अपना कार्य करना आरंभ कर दिया है। और ब्रह्मांड की सारी जितनी भी शक्तियाँ हैं इस समय पर उस कार्य में लगी हुई है अदृश्य रूप में। और वो कार्य बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। आप देखिए, पूरा विश्व इस समय सनातन की बात कर रहा है, सनातन की चर्चा हो रही है। ये कम बात नहीं है। सनातन की आपने चर्चा की तो बड़ी महत्वपूर्ण 2 बातें और चल रही हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए, उनसे ये पूछे फिर हॉलिस्टन गाय का और जर्सी गाय का आप क्या करेंगे? नहीं, वो तो गाय मानते ही नहीं है ना उसको। तो फिर आप किसको वो गाय तो मानते जो हैं? वेद लक्षण गाय है, जो हमारी भारतीय संस्कृति में जिन गायों तो का इसका वर्णन है। मतलब फिर वो गाय नहीं है तो उसका मांस खाया जा सकता है? तो अमेरिका में कौन सी देसी गाय कटती है? अमेरिका में तो बीफ जो नहीं, वो बनता तो है वो भारत में बात कर रहे हैं। नहीं, कहीं की भी हो। तो फिर वो ये क्यों कहते हैं कि वहां बीफ खाया जाता है, गाय का मांस खाया जाता है? वहां देसी गाय का मांस नहीं खाया जाता। उनके फार्म के अंदर वहां पर उनकी ब्रीडिंग वाली गाय अलग होती है। आप यूरोप में जाइए, वहां देखिए बड़े बड़े फार्म हैं, उनकी गायों को देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक जैसे दुधारू पशु होता है उस तरह से दिखेंगे वो। हमारी देसी गाय को देखेंगे तो आपको एक अट्रैक्शन नजर आएगा। जो वहाँ गाय की बात करते यूरोप में हैं, भी हैं देसी नस्ल की गायें। जो गाय की बात करते हैं, आज आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ा रहस्य मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक भी गौ प्रेमी मुझे ये बता दे कि गाय की आंखों से आंसू आते क्यों हैं? गाय को ऐसी कौन सी पीड़ा है जिसकी वजह से गाय के आंखों से आंसू आते हैं? कभी आप गौशाला गए हैं तो कभी आपने गाय की आंखों में आंसू देखे? कभी देखेगा जाकर के। मैंने उन आंसुओं को देखा है। और जो मुझे कार्य करने के लिए कहा गया कि जो इस धरती पर आज तक कभी नहीं हुआ, वो कार्य तुम्हें करना है, मैंने वो कार्य किया था। मुझे कहा गया था एक रुमाल लेकर गाय के आंसू पोंछना, और उन आंसू को पोंछने के बाद जब वो रुमाल गाय के आंसू से भीग जाए तब उसे शिव जी के ऊपर समर्पित कर देना, ये आदेश हुआ था। मैंने वो कार्य किया है।
और यकीन मानिए, जब मैं उन गायों के आंसू पोंछता था तो मेरा हृदय रोने लगता था। मैं सोचता था नॉर्मल से तो कार्य कर रहा हूं, लेकिन ये मेरे भीतर ये ऐसे भाव क्यों आ रहे हैं, मेरे को रोना क्यों आ रहा है। जानते हैं वो कौन सी तकलीफ है जो गाय को थी। ब्रह्मा जी के मन में एक बार विचार आया कि मैं सनातन प्रक्रिया के द्वारा मैं भी एक संतान उत्पन्न करूंगा। तो अब उन्होंने यहां पर उस प्रक्रिया के लिए किसकी आवश्यकता होगी, तो कामधेनु को उन्होंने कहा कि मुझे इस कार्य के लिए कोई चाहिए। तो गौ माता ने गायत्री का रूप लेकर के उनके साथ उस प्रक्रिया में वो शामिल हुई थी। तो गाय को भी उस प्रक्रिया में शामिल होना पड़ा। ये उनकी वो पीड़ा है जो इस धरती पर किसी को नहीं मालूम। उस पीड़ा से आज भी गाय रोती है, और उसकी इस पीड़ा को कम करने के लिए, उस कार्य को करने के लिए कहा गया। और मुझे खुशी है इस बात की कि ईश्वर ने मेरा चयन किया उस कार्य के लिए, और उस कार्य को करते समय मुझे जितनी खुशी भी हुई और मन की जो वेदना थी मेरी, वो भी मैंने किसके सामने रखता। लेकिन मन में तो संतुष्टि लेकिन थी। मन में संतुष्टि होती कि आप किसी के दुख में तो काम आ सके। तो जो गौ को राष्ट्र माता की बात करते हैं, उन्हें तो यही नहीं पता कि गौ की असली पीड़ा क्या है। गौ को राष्ट्र माता का दर्जा देने से गायों की भलाई नहीं होने वाली। इसीलिए एक शब्द प्रयोग होता है, गौरख धंधा। गौ को रखो और धंधा करो, क्योंकि उसके पीछे आपकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चलेगी। तो आज 90% गौशाला जो रखते हैं, उनका एक ही उद्देश्य होता है, क्योंकि गायों के भरोसे चंदा आएगा, और चंदा आएगा तो बहुत कुछ काम होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, गायों को राष्ट्र माता का दर्जा देने से ज़्यादा बेहतर है कि आप हिंदू के नहीं, समस्त मानव जाति को ये बताने का तो कार्य करें कि गाय इतनी महत्वपूर्ण है तो क्यों है। गाय के प्रत्येक रोम के अंदर कितनी पवित्रता है। गौमूत्र से लेकर, गाय के गोबर से लेकर, हर चीज इतनी पवित्रता के साथ हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है तो क्यों है। हम अगर गायों की सेवा भी कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत है। लेकिन बड़ी पीड़ा होती है मुझे, जब गौशाला जाते हैं, जब कभी कोई अमावस्या होती है या कोई होती है, इतना चारा देने वाले लोग आते हैं कि गाय खाती नहीं है, मुंह फेर लेती है, चारा भी वेस्ट और जाता बाकी दिनों में जब मैं जाता हूँ देखता हूँ गाय इतनी भूखी होती है, मैं जो चारा लेके देता हूँ ऐसा लगता है कि और चारा चाहिए इनके लिए। तो यहां अगर आपको ईमानदारी से गायों के लिए कार्य करना है, तो आप अपने दिल के अंदर गौ के प्रति प्रेम रखें और एक वचन ले लें कि गौ के नाम पर जो मुझे मिला है, मैं उसका एक पैसा भी, रुपए की बात नहीं कर रहा हूं, एक पैसा भी मैं गायों के अलावा किसी और जगह काम नहीं लूंगा। अगर जितने भी गौ रक्षक हैं हाथ में जल लेकर अगर ये कसम खा लें, तो मैं कहता हूं हिंदुस्तान के अंदर गौ की जो हालत है वो एक दिन में सुधर जाएगी। लेकिन ऐसा करने के लिए कौन तैयार है? अपने दिल पर हाथ रखना, हाथ में जल लेना और जल लेके कसम खाना कि गायों के नाम पर जो मैंने लिया है, मुझे एक एक पैसा गायों की सेवा में लगाना है, इसका 1 रुपया भी मेरे निजी जीवन में काम नहीं आना चाहिए। ये संकल्प आप ले लीजिए, फिर देखिए गायों। तो देखा जाए तो गौरक्षा के नाम पे काम कम है और मतलब कि राजनीति होती है, राजनीति होती है। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जहां गौ रक्षा के नाम पर उगाई होती है। कोई अपने ही खेत से गाय लेकर जा रहा है, उसको रोक दिया गया, पीटा जाता है, थाने में बंद कर दी जाती है, 20,000 रुपए दो, गाय ले जाओ। ऐसा होता है। अत्याचार भी बढ़ गए हैं। तो आप सोचिए, जब गायों के नाम पर धंधा होने लग गया हो, तो ऐसे कलयुग के चरम सीमा में क्या उस कलकी को बहुत समय से गायों को राष्ट्र माता की मांग हो रही है। और जो लोग हिंदू की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, मैंने अपने एक वीडियो में कहा भी था, आपकी सोच बहुत छोटी है। आप भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मैं कहता हूं पूरा विश्व सनातन विश्व बनना चाहिए। हाँ, इस विश्व को सनातन विश्व बनाने की जरूरत है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मानवता का उदय तो पूरे विश्व से ही होना चाहिए। अगर पूरा विश्व सनातन विश्व होगा तो क्या आपको भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत पड़ेगी? अच्छा, 2026 के लिए आम जनता से या दर्शकों से मोटे रूप में आपका क्या संदेश रहेगा? 2026 का साल निर्णायक है, इसीलिए अपने जीवन के अंदर
उन आदर्शों को अपने जीवन में शामिल कीजिए जो सीधे सीधे आपकी ज़िंदगी से जुड़े हैं, आपकी ज़िंदगी के कल्याण से जुड़े हैं। अपने भीतर के उस तत्व को पहचानिए, सनातन को पहचानिए। आने वाला समय सनातन का है, सनातन का है और केवल सनातन का है। इसके अलावा कोई और विचारधारा दुनिया के अंदर 2026 के बाद नहीं रहेगी। तो आज भी यदि आपकी सोच भौतिकवादी है, आज भी यदि आप धर्म का व्यापार कर रहे हैं, आज भी आप गायों के नाम पर अगर व्यापार कर रहे हैं, आज भी आप राजनीति कर रहे हैं, आज भी आप छुआछूत भेदभाव कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप विनाश के उस रास्ते पर खड़े हैं जहां आपका पतन निश्चित है। इसको सीधे से भाषा में समझ लीजिए कि आप कौरव की सेना में खड़े हैं, और अगर आप सनातन के राह पाले में खड़े हैं तो फिर आपका बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि आपके जीवन की बागडोर श्री कृष्ण के हाथ में है। तो आपने देखा मोटे रूप में 2026 जो है वो परिणाम का साल है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है। 2026 में पूरा विश्व उनका प्रभाव भी देखेगा। इसके साथ साथ में ज्योतिषियों के चक्कर में मत आइए, आपको अटकाएंगे, भटकाएंगे और आपके पैसे की बर्बादी भी करेंगे। अच्छा है अपने तत्व को पहचानिए और तत्व को पहचान करके उसकी सेवा में लगिए, इसी से आपका कल्याण होगा। और भी कुछ आप जानकारी चाहते हैं मनोज गुप्ता जी से, पॉडकास्ट के ऊपर जैसे ही वीडियो आता है आप हमें संदेश करिए, आपकी बात को मनोज गुप्ता जी तक पहुंचाया जाएगा, आपकी बातों का समाधान करवाया जाएगा। और प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के दर्शकों का भी और आपका भी।